आइए आपके अपने चैनल डीके मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों का वर्क चला हुआ था क्लास 10 के लिए, जो प्रैक्टिस में हम लोग लगे हुए थे। ठीक है, हम लोग पिछले दिन क्वेश्चन नंबर 44 तक कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम पहले से कुछ क्वेश्चंस लिख चुके हैं आपके लिए। ठीक है, अब बहुत ही एग्जाम के वही 10 दिन बच गए हैं, तो आई थिंक आपको बड़ी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और जो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं, इन क्वेश्चंस को बनाने के तरीका भी आपके माइंड के अंदर डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बना रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। और फिलहाल हाँ, जो भी आदमी आगे हैं थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी अब तक क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। जो आदमी आगे हैं परमानेंट बने रहिए अंत तक, और जो बच गए हैं वो अपना आते रहेंगे। ठीक है, और ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कर सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पहला आपका है। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, स्टेप बाय स्टेप है, बड़ी आसानी से हो जाएगी। आपको α/4 बराबर है 15 डिग्री। तो यहाँ से बताइए अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, 4 उधर गुना में तो 15 चुका 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो क्या चाहिए, अब √3 कॉसेक अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 60, डाल दीजिए। तो अब बता दीजिए √3 या कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। याद रखिए साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसीलिए उलट दीजिए। आप क्या करना है, कॉसेक 60 का वैल्यू पता नहीं अगर है तो क्या कीजिए, साइन 60 याद कीजिए, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। तो साइन 60 आप याद कर लीजिए, साइन 60 होता है √3/2, तो उसी को उलट दीजिए, कॉसेक मिल जाएगी। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 2, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हुआ। देखिए कितना मजेदार आसानी से सवाल बन गया ना। बस यहाँ से रिलेशन दे दिया था, उस रिलेशन से अल्फा का वैल्यू निकाल लेना था। ये 4 उधर गया, गुना में हो गया, 15 चुका 60। अब अल्फा का वैल्यू 60 मिल गए। अब इस जगह क्वेश्चंस में अल्फा के जगह पर 60 रख देंगे और सरल कर लेंगे। कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पीछे हम लोग करा चुके हैं। ठीक है, तो उसकी सहायता से ऑप्शंस आपको बी मिल गए, है ना। बड़ी आसानी से बन रहा है कि नहीं क्वेश्चंस। आई होप कि आपको बनाने भी आ गया होगा, इस तरह के सवाल आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि दो वृत्त दे दिया है जिसकी त्रिज्या R1 है और R2 है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, दो वृत्त दिया हुआ है, बड़ी आसानी से बनेगा, समझते चलेंगे हम लोग। ठीक है, और बहुत ही मजेदार भी आएगा। चलिए एक वृत्त है, ठीक है, एक पहला वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है। ठीक है, इसका त्रिज्या R1 दे दिया है और इसका त्रिज्या R2 दे दिया है। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A है, इसका क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, गौर से समझिएगा, R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल। तो चलिए पहले हमें A1 और एक दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल है A2, तो क्षेत्रफलों का योग, योग मतलब जोड़ दीजिए। एक तीसरा वृत्त है जिसका त्रिज्या R है, एक तीसरा वृत्त है जिसका त्रिज्या R है आपको, ठीक है, उसके योग के बराबर है, मतलब इसका क्षेत्रफल A मान लेते हैं तो A के बराबर है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ये दो वृत्त छोटा छोटा है, ठीक है, हमें फिगर में छोटा बन गया है। ठीक है, आप गौर से समझ सकते हैं। लीजिए एक A वृत्त है और एक A वृत्त है और एक A बड़ा सा वृत्त है। इसका त्रिज्या आपको R2 है, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A2 है, और इसका त्रिज्या आपको R है और इसका क्षेत्रफल A है। अब क्वेश्चंस को समझिएगा गौर से, क्वेश्चंस क्या कह रही है। ठीक है, क्वेश्चंस कह रहा है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है ना, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब A1 + A2 = A। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला πr²। तो इसका त्रिज्या R1 है तो πr1²। इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr2² और इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा π, या इसका त्रिज्या R है तो R²। देखिए ये दोनों में से पाई आप कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया R1² जोड़ R2², यहाँ पाई R²। पाई से पाई खत्म हो गया, क्या बच गया, R1² जोड़ R2² बराबर R²। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है ना। बस क्वेश्चंस को सिर्फ समझने थे, क्वेश्चन जैसे ही आपको समझ में आ जाएगी आसानी से आप इस क्वेश्चंस को डील कर सकते थे। ठीक है ना, तो आई थिंक ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चंस का मकसद समझ लीजिए कि दो छोटा छोटा वृत्त था जिसका त्रिज्या R1 और R2 था, और ये दोनों के क्षेत्रफल का योग एक बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर था। ठीक है, और उसका त्रिज्या जो था R था, तो उसका हमने रिजल्ट से यूज कर लिया। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर
47 क्या है साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है ये कॉस थीटा होता है, डायरेक्ट ऑप्शन डी है, फॉर्मूला ही है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर ए है तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया कॉस ए हो गया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को समझते हैं हम लोग। 48 आपका है ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग क्लास के साथ साथ कोशिश कीजिए जो सॉल्यूशन बताते हैं इसको नोट भी कर लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। और अभी अगर नहीं बन रही है तो बस बाद में वीडियो को रिप्ले करके एक बार जरूर सॉल्यूशन को नोट कर लेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 समझिएगा, कहता है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है, मान लेते हैं दीवार है और एक 15 मीटर ऊंची सीढ़ी है, ठीक है। ये दीवार है तो ये 15 मीटर ऊंची सीढ़ी जो है सो दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाता है, ठीक है। और ये एंगल जो है मतलब ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। सॉरी दीवार के साथ, क्वेश्चन क्या है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का, यहां नहीं, दीवार आप ए माने तो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो कहता है दीवार की ऊंचाई मतलब ई वाला आपको बताना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। यहां पर ए बी सीढ़ी है और ए सी जो है सो दीवार है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है और यह सीढ़ी जो है सो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको दीवार की ऊंचाई निकालना है मतलब एच, ठीक है। तो अब देखिए यहां से थीटा ए है तो ई आपका 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला एक कर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और एक बच गया सो आधार होती है। तो यहाँ आपको आधार और कर्ण दिया हुआ है, जरा गौर से समझेंगे क्या दिया हुआ है, सॉरी आधार हमें निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। हमको लंब से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें इससे कोई फाइंड आउट वैल्यू नहीं करनी है। ध्यान रखना है क्या, जो दिया हुआ हो और जो निकालना हो। तो यहाँ दिया हुआ कर्ण है और निकालना हमें आधार है। तो इसमें आप एक फॉर्मूला खोजिए जो आधार और कर्ण में हो, तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण सूत्र होता है ना। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, आधार का वैल्यू एच है और कर्ण आपको 15 है। अब आपको पता है कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, आपको याद भी होगा। साइन 30 का मान 1/2 और वही कॉस 60 का भी मान 1/2 होती है। तो यहाँ से 15 ऊपर आ गया तो इधर 15/2 बराबर एच। तो यहाँ से फाइनली एच का वैल्यू 15 में 2 से भाग देंगे 7.5, ठीक है। क्या मीटर में, तो मीटर आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। 48 का आंसर क्या मिल गया बी। देख लीजिए बहुत ही आसानी से सवाल बन गया है ना। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ या हाइट एंड डिस्टेंस भी चैप्टर कह सकते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था आपका, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान था। बस ये देखना था हमें निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉस भी लगा सकते हैं, वो सेक का भी होता है कर्ण बटे आधार, तो आप सेक करके भी बना सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि आधार और कर्ण में ही फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि हमें आधार का वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कर्ण हमें गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या कह रहा है, चलिए सबसे पहले हम बोर्ड को क्लीन कर ले। बहुत ही अच्छे सवाल सब है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, यही सब आपको खूब पूछता भी है एग्जाम में और अच्छा से बन भी जाएगी, ठीक है ना। तो बड़ी मजे से बनता है सवाल सब। क्वेश्चन नंबर 49 पे हमें चलनी है, ठीक है। क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका कहता है, बहुत ही आसान है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू आपको बताने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, में cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है।
ऑप्शन हम दे रहे हैं, आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं। ऑप्शन है 1, बी नंबर है 0, सी नंबर है 2 और डी नंबर ऑप्शन है 1/2। कमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है। ऐसे लॉजिक भी हम आपको दे चुके हैं, फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 50। आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको बताना है क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है, πr² वर्ग इकाई अपना सब में जोड़ लीजिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है 2πr² वर्ग इकाई, सी नंबर ऑप्शन है 3πr² वर्ग इकाई और डी नंबर ऑप्शन है 4πr² वर्ग इकाई। ठीक है, तो हरिए जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। ठीक है, आप लोगों को जो टाइम मिला, ठीक है, तो देख लेते हैं। अब आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ये दोनों जब सेम रहे, साइन साइन रहे या कॉस कॉस रहे या टेन टेन या कॉट कॉट या सेक सेक या कॉसेक कॉसेक, ठीक है, दोनों सेम रहे तो आप क्या करेंगे, ये दोनों के एंगल को जोड़ के देखिए। ठीक है, अगर एंगल जोड़ के, सॉरी साइन साइन नहीं, आपको टेन कॉट रहेगा तब चलेगा, सॉरी कॉट कॉट रहे या टेन टेन रहे तो चलेगा, और अगर सेक के साथ है तो दूसरा कॉसेक होना चाहिए। कॉसेक में भी दिक्कतें है ना, नहीं दिक्कतें हो जाए। फिलहाल टेन कॉट रहेगा तब हम आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, या तो टेन टेन रहे या कॉट कॉट, ये दो के लिए स्पेशली। ठीक है, यहाँ पर दोनों टेन रहे या दोनों कॉट रहे, तो एंगल जोड़ के देखिएगा, एंगल जोड़िएगा। अगर जोड़ के 90 पूर जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे 89 और 1 90 पूर रही है तो इसका वैल्यू आपको 1 हो गया। ठीक है, स्पेशल टेन और कॉट के लिए, साइन और में नहीं चलेगा ये। ठीक है, क्या टेन और यहाँ टेन टेन रहे चाहे कॉट कॉट रहे, तो दोनों का एंगल जोड़ के देखना है। अगर जोड़ के 90 हो जाएगी तो उसका आंसर 1 देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50। ये क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आपको याद ही होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और गोला एक बंद आकृति होती है, तो बंद आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, दोनों एक ही बात होती है। यानी अगर संपूर्ण न भी देता, सोचे पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछता, तो भी हम 4πr² ही कहते। ठीक है, हाँ, खुली आकृति होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना, तो 50 भी हो गई। अब चले 51 सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है कि यदि, समझिएगा ये माध्य से रिलेटेड है, सांख्यिकी का सवाल है। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, माध्य कितना है 10 है, तो x का मान आपको बताना है। x बराबर क्या होगी, ऑप्शन है 13, बी नंबर ऑप्शन है 12, सी नंबर ऑप्शन है 15 और डी नंबर ऑप्शन है 14। चलिए, इस तरह के सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मैट्रिक वालों के लिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल इस तरह के सवाल को समझिए। सबसे पहले देखिए माध्य कैसे निकालते हैं, तो कौन कौन सा अंक दिया आपको वो समझिए पहले। एक है 6, 8, 9, x और 13, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है, जितना रहे सबको जोड़ दीजिए। क्या करना है, जितना रहे सबको जोड़ दीजिए, बटा कै गो है, 1 2 3 4 5 गो था, तब 5 से भाग दे दीजिए, माध्य निकलता है। लेकिन यहाँ माध्य दिया हुआ है, तो माध्य कितना के बराबर है, 10 के बराबर है, तो 10 कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर हुई। माध्य कैसे निकलता है, सब को जोड़ दीजिए, जितना रहे उतना से भाग दे देना है। तो यहाँ हमने सबको जोड़ दिया और टोटल 5 ठो है, 1 2 3 4 5 ठो है, तो 5 से हमने भाग दे दिया, तो माध्य निकल गया। और माध्य ऑलरेडी हमें 10 दिया हुआ है, तो इसको हम बराबर कर दिए 10 के। तो यहाँ से अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए। 9 6 15 और 8 कितना हो गया, 15 8 23, 8 3 26 और 10 36, अब प्लस x, आई 5 से उधर गुना हो गया, तो 5 गुने 10 50, तो x का वैल्यू हो गया 50 और माइनस 36।
तो यहाँ से x का मान मिल गया। आप सरल कर लीजिए, आप कैलकुलेशन अपना कर लीजिए, ठीक है। तो कितना मिल गया उधर 10 4 14 है ना, यानी आई थिंक ऑप्शन आपका डी करेक्ट हुआ। 51 का आंसर क्या आ गया, डी आ गया, क्योंकि x का मान यहाँ पे क्या मिल गया 14 मिल गया। देखिए 2-3 लाइन कैलकुलेशन करना है, आंसर आपके सामने होगा। हमने क्या बताया कि अगर माध्य कहे तो सब को जोड़ दीजिए, जय गुण है उतना से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो माध्य निकल जाएगा। अगर माध्य अंक न दे करके एक्स और रहेगा तो उसका माध्य दे देगा, तो ये माध्य निकाल के उसको बराबर कर लीजिएगा, वहां से सरल करके एक्स का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो 51 का आंसर आपको फाइनली क्या मिल गया, 51 का 14। थोड़ा सा एक बार जोड़ चेक कर लीजिए। 8 6 14 14 27 और 9 27 9 36। ठीक ही तो है, ठीक है, लेकिन आपको आंसर ए दिया हुआ है, यानी 13 दिया हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है ना। एक बार ऑप्शन से क्वेश्चन मिला लीजिए, 6 8 9 x और 13, हाँ ठीक ही है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग एक बार जोड़ चेक कर लीजिएगा। आई थिंक हमने ख्याल से तो सही है, 14 आएगा आंसर, तो इसका आंसर 51 का क्या मिल गया, डी मिल गया, ठीक है। ठीक है, चलिए फाइनल आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, कैलकुलेशन भी सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 आपका क्या कह रहा है, 52 कहता है एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन ठीक है हो जाएगा। मतलब शंकु का आयतन कै गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2 गुना, बी नंबर ऑप्शन है 4 गुना, सी नंबर ऑप्शन है 6 गुना और डी नंबर ऑप्शन है 8 गुना। चलिए सीखते हैं इस तरह के सवाल को बनाने का। सबसे पहले 2 गुना बाद में करना है, सबसे पहले ओरिजिनल मान लेते हैं। तो चलिए शंकु का ऊंचाई मान लेते हैं h और त्रिज्या मान लेते हैं r। तो शंकु का आयतन क्या होता है, v क्या होता है बोलिए, शंकु का आयतन v, आयतन को v से सूचित करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब क्या करना है, अब हाइट जो है सो दुगना कर लेना, मतलब ऊंचाई अब 2h हो गया और त्रिज्या भी दुगना हो गया, मतलब 2r हो गया। दुगना का मतलब 2 से गुना कर देना, मतलब h में भी 2 से गुना और r में भी 2 से गुना। तो अब नया v जो है वो क्या आ जाएगा आपका बोलिए, नया भी मान लेते हैं v डैश। तो मान लेते हैं नया का जो शंकु आ गया जिसकी ऊंचाई 2h हो गई और त्रिज्या आपका 2r हो गया, है ना। यहाँ पर ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 2 गुनी है, ठीक है, मतलब सबको दुगना कर देना है। तो बताइए 1/3 पाई, अब r के जगह पर तो 2r हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू h के जगह पर अब 2h हो जाएगी। तो 1/3 पाई और 2 के स्क्वायर 4 r स्क्वायर गुने 2h, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h रहने देता है, 4 दूनी 8 इधर कर देते हैं, मतलब ये जो ओरिजिनल पुराना ये मिल रहा है ना इतना। तो अब बताइए 1/3 पाई r स्क्वायर इतना रह गया, अंक वाला 4 दूनी 8 अलग कर दिए। तो बताइए अब ये जो ओरिजिनल जो मेन था उसका कै गुना हो गया, 8 गुना हो गया। मतलब यहाँ पूरा का वैल्यू यहाँ से v है तो v डाल देते हैं, मतलब पुरानका जो वॉल्यूम था आयतन था उसके कै गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो ऑप्शन आपका डी सही है इसका।
क्या मिला? 52 का आंसर डी मिला। क्यों? इसको 2 बार निकालना है। एक तो पहले ओरिजिनल केस में निकाल लेना है कि जब दुगना 9 होगा तो पहले हम मान लिए कि ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। ठीक है, ये लेके जो जिसका कहेगा आयतन का कह रहा है तो आयतन निकाल लीजिए और उसके बाद अब क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन अब कह रहा है दोनों दुगना करना है, मतलब h को 2h और r को 2r करना है। ठीक है, तो अब h के जगह पर 2h और r के जगह पर 2r इसी फॉर्मूला में डाल दीजिए। अब इसको सरल किए तो आपको इतना जब आएगा तो उसको साइड कर लेना है, जो बच गया वही आपका आंसर आ गया। तो कै गुना हो गया? 8 गुना हो गया। तो इस तरह से आंसर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है 53। 53 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए क्या कह रहा है। 53 है, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। 53 में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बताना है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा चूज करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। एक है वर्ग अंतराल, ठीक है, और दूसरा में है बारंबारता। चलिए समझिएगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, इतना आपका टेबल दे दिया गया है। अब इस टेबल के अनुसार आपका वैल्यू है, बारंबारता है 12, 17, 14, 22 और 11। ठीक है, तो इसका आपको अब निम्न सीमा बहुलक वर्ग का बताना है। ऑप्शन ले लीजिए, ए है 15, बी नंबर है 22, सी नंबर ऑप्शन है आपको 20 और डी नंबर ऑप्शन है आपको 35। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को ऐसे पता होगा। ठीक है, मैं बता दूं कि इस तरह के आंसर आपको बनते कैसे हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे बारंबारता में सबसे ज्यादा खोजिए। बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकर बारंबारता सबसे ज्यादा होता है। देखिए 12, 17, 14, 22 सबसे ज्यादा है ना, तो 22 वाला वर्ग अंतराल कौन है? 15 से 20। तो यही आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग पूछता तो 15 से 20 आंसर हो गया। लेकिन कह रहा है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब पहलुक का, और ऊपरी सीमा कहता तो 20। 15 हो गया निम्न सीमा, 20 हो गया ऊपरी सीमा। तो यहाँ आपको निम्न सीमा पूछ रहा, मतलब आपका 15 आंसर हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। आई थिंक ये सवाल आपको इस तरह के बहुत ही लॉजिकल ऐसे ही सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसको समझ लीजिए गौर से। बहुलक वर्ग क्या होता है? तो जिसका सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो इनमें सबसे अधिक बारंबारता 22 है, तो 22 का वर्ग अंतराल कौन है? 15 से 20। तो बहुलक वर्ग हो गया आपको 15 से 20। अब इसमें निम्न सीमा कितना है? 15 और ऊपरी सीमा है 20। तो निम्न सीमा आपको पूछ रहा है तो 15 आंसर हो गया। ऊपरी सीमा या उच्च सीमा पूछता तो 20 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 कहता है कि कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा 54 का डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आप लोग सुन सकते हैं, फिर से मैं बोल देता हूं। कह रहा है कि किस 54 निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है? आलेख मतलब ग्राफ के द्वारा आलेख खींच करके किसको नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है माध्य को हम आलेख के द्वारा नहीं पता कर सकते हैं। बाद बाकी जो भी है जैसे माध्यक बहुलक है तो इस सबको ग्राफ के द्वारा हम मतलब आलेख के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसका नहीं निकाल सकते हैं? माध्य को नहीं निकाल सकते हैं। आलेख द्वारा किसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है? माध्य को, याद रखना है। तो इसका 54 का आंसर आपका ए हो गया। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, क्योंकि ऑप्शन ए है माध्य, बी नंबर ऑप्शन है माध्यक और सी नंबर ऑप्शन है बहुलक। आई थिंक 54 क्लियर हो गई होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किसे आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
तो माध्य को आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, माध्यक बहुलक इस सबको आलेख के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन माध्य को आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से 54 का आंसर फाइनल माध्य मिला। ठीक है, अब 55 कहता है दो घनों का आयतन। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, सॉरी 55 ना। पचपन है आपका, जस्ट पीछे की तरह है, जैसे हमने कभी लॉजिक बताया, दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है 1:27 में है। तो उनकी कोरों का अनुपात बताना है। तो उनकी कोरों या भुजाओं, एक के बात है, कोरों का अनुपात है, कोरों का अनुपात है। ऑप्शन है आपका 1:9, बी नंबर ऑप्शन है 9:1, सी है 1:3 और डी है 3:1। देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब घन रहे, यहां पर स्पेशल देखिएगा, घन के लिए हम बता रहे हैं, जब घन रहे ना, तो घन का जब आयतन का अनुपात दे दे तो उसके कोरों या भुजाओं का जो अनुपात होता है, ये दोनों का घनमूल निकाल लीजिए। मतलब एक का घनमूल, घनमूल के लिए इसमें 3 और एक 27 है, तो 27 का भी घनमूल निकाल लीजिए। ठीक है, तो बोलिए एक का घनमूल 1 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। घनमूल बुझ रहा है ना, मतलब ऐसा संख्या खोजिए जिसको 3 बार गुना करने पर ही आ जाए। तो 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 3 9 3 27 आ गया ना। मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 मिल गए, मतलब 27 का घनमूल 3 हुआ। 1 गुने 1 गुने 1, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगी, मतलब 1 का घनमूल वर्गमूल सब 1 के होता है। तो याद रखना है, जो भी अनुपात देगा आयतन का, आयतनों का जो अनुपात रहेगा उसका आप घनमूल निकाल लीजिए, तो उसके कोरों का अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है? कोरों का अनुपात। मतलब पहले 1 का, तो 1 वाला ही आया, तो 1:27 का घनमूल 3 आया, तो 3, यानी 1:3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। 55 का आंसर क्या मिल गया आपका? सी मिल गया। ठीक है, 1:3 याद रखना है। फिर से मैं बता देता हूं, जब दो घनों के आयतनों का अनुपात अगर दे दे और उसके भुजाओं का अनुपात पूछे या कोरों का अनुपात पूछे या किनारों का अनुपात पूछे, तो आपको क्या करना है कि उसका घनमूल निकाल दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3, मतलब 1:3 आपका फाइनल आंसर हो गया। है ना, बड़े मजेदार, अच्छा लग रहा होगा, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सब बन रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा ना। ये आप लिख लीजिएगा किधरों कि अगर घन के आयतनों का अनुपात दिया हुआ रहे तो कोरों का अनुपात निकालने के लिए दोनों का घनमूल निकाल लेते हैं। ये सब लॉजिक लिख लीजिएगा स्टार देके। ठीक है ना, तो उससे होगा क्या, क्वेश्चंस आपको आसानी से बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे लॉजिक हम आपको देते हैं, हर एक क्वेश्चन में देते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम भी लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको हम लॉजिक भी दे रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चंस में थोड़ा हम यहाँ पे टाइम लग रहा है। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्या कहता है? 56 तो बड़ी आसान है, बताइए। ये तो सबों को पता होना चाहिए। क्या है? कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है 30 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन है 60 डिग्री। आपको ऑप्शन पता होना चाहिए। बोलिए tan कै डिग्री के मान 1, तो आपको याद होगा 45 का मान होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो 45 डिग्री का, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद चलिए आइए 57, ये भी बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस है। कह रहा है एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज, क्या कह रहा है? एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन है x² वर्ग इकाई, याद रखिएगा क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग इकाई होता है। बी नंबर ऑप्शन है √3/4 x² वर्ग इकाई, सब में हम छोड़ रहे हैं, आप लिख लीजिएगा।
सी है √3/2 इंटू एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई, और डी नंबर है √3/4 इंटू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई। दोनों ऑप्शन सेम ही है। √3/4, ठीक है, 57, 57। एक काम कीजिए, जब यहाँ एक्स स्क्वायर है ना तो आप यहाँ एक्स कर लीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं आप, क्योंकि दो ऑप्शन तो सेम नहीं ना हो सकते, यहाँ कुछ दूसरा रहा होगा। यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस में आपको सेम ही दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आपको याद होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना, √3/4 गुने भुजा, तो भुजा एक्स दिया तो एक्स का स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दिए, उतना वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया। तो 57 भी हो गई। अब 58 आइए, 58 भी बड़ी आसान है, ठीक है, आपका प्रायिकता का सवाल है। अंठावन को देखिए क्या कहता है, 58 कहता है कि 52 ताश के पत्तों की, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो आपको रानी आने की प्रायिकता बताना है। रानी आने की प्रायिकता आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए शॉर्ट में। ऑप्शन है 1/26, बी है 2/39, सी है 5/39 और डी नंबर ऑप्शन है 1/13। चलिए, बहुत ही प्रायिकता का भी फर्स्ट सवाल आया है, इसको हम अच्छी तरह से सीखते भी है, बनाने का आपको ऑब्जेक्टिव में तरीका भी बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों को गड्डी में से, ठीक है, एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उसमें से एट रैंडम एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या, तो रानी आने की प्रायिकता आपको बताना है, ठीक है। रानी मतलब बेगम। तो जो आदमी ताश के पत्ते जानते होंगे तो याद रखिए, जो आदमी जानते हैं उनको पता होगा, नहीं जानते तो एक बार अपना ताश देख करके क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें कौन कौन पत्ते होते हैं और कितने कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ टोटल कितने कार्ड है, 52 कार्ड है। तो NS का मतलब 52 होता है। NS कितना हो गया, 52, ठीक है। प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है PE बराबर NE अब बटा में NS, याद रखिएगा, ये सूत्र है प्रायिकता निकालने का, ठीक है। मतलब आपको NE पता करना है और NS पता करना है, दोनों को बटा कर दीजिएगा, प्रायिकता निकल जाता है। बस इतना ही काम करना ही है आपको। P यानी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, NE बटे NS। NS का मतलब है टोटल, तो यहाँ टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स है, तो NS का मतलब 52 हो गया, 52, ठीक है। अब NE जो होता है किसकी प्रायिकता कह रहा है, रानी का। तो सोचिए रानी कै गो होता है, रानी कै गो होता है टोटल ताश की गड्डी में, तो आपको रानी टोटल 4 गो होता है, चारों सूट में एक एक होगी, तो टोटल रानी यानी बेगम कार्ड्स कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब NE का वैल्यू आपको 4 मिल गया, ठीक है। NE का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। तो आप इसमें डाल दीजिए, तो NE का वैल्यू हो गया 4, NS का वैल्यू हो गया 52, काट दीजिए, 13 चौका 52 यानी 1/13। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है ना। अच्छी तरह से आई थिंक कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। याद रखना है, यहाँ पर टोटल कार्ड NS देगा और NE का मतलब है जिसकी प्रायिकता कहेगा वो देखिए वो कै ठो है, तो यहाँ रानी की प्रायिकता कह रहा है, तो आप देखिए रानी कार्ड कै गो होता है ताश में, तो रानी कार्ड टोटल 4 ठो होता है, तो इस वजह से टोटल NE का वैल्यू आपको 4 मिल गया। अब NE बटे NS मतलब E या बटा में 52 कर लीजिए, आपका काम हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह से अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59, ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। आई थिंक फॉर्मूला आपको याद हो गई होगी, PE बराबर NE बटे NS, जहां NS टोटल कार्ड्स और NE जिसकी प्रायिकता कहेगा वो आपको होता है, ठीक है। चलिए अब 59 देख लीजिए। 59 आपका क्या कह रहा है, PE बराबर दे दिया है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। PE बराबर 0.08 है, तो आपको PE डैश बराबर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 0.92,
बी नंबर ऑप्शन है 0.02, सी नंबर ऑप्शन है 0.08 और डी नंबर ऑप्शन है 0.52। ठीक है, तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा। पीई क्या होता है, पीई डैश का सूत्र होता है, एक में से पीई को घटा लीजिए तो पीई डैश निकल जाता है। तो ऑलरेडी ए का माइनस पीई का वैल्यू हमें 0.08 दिया हुआ है, घटाइए एक में से 0.08 को, तो यह आ गया 0.92। आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। बस डायरेक्ट ये एक रहता ही ऑब्जेक्टिव में 100% आप इसको ध्यान में माइंड में रख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही। ठीक है, यही नहीं मतलब ये डाटा चेंज करके दिया जा सकता है, लेकिन ये सवाल रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर रहता ही है और बहुत ही अच्छे सवाल है। ठीक है, बाय द वे अब ना रहे वो अलग बात है, लेकिन हमारे ख्याल से लगता है कि आना चाहिए। तो 59 नंबर क्या है, अगर पीई दिया हुआ है, पीई डैश कहे, चाहे ई डैश की जगह पर कभी कभी पीई नहीं भी लिख देता है, तो ई नहीं कहे तो एक ही बात है, पीई डैश या पीई नहीं। ठीक है, दोनों का सूत्र होता है 1 माइनस पीई, तो एक में से पीई को घटा लेना है, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भी बहुत आसान है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। नंबर सवाल आपको दे दिया है, डायरेक्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये पिछले के लाइव क्लास में हो चुका है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन है ये tan स्क्वायर थीटा, बी नंबर ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, सी नंबर ऑप्शन है कॉट स्क्वायर थीटा और डी नंबर ऑप्शन है माइनस एक। तो इसका आंसर ए होता है। अगर दिक्कत है चलिए बना देते हैं। ऊपर है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र है। ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब भागा, बटा मतलब भागा, और कोसेक का होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम कीजिए, भागा को गुना में बदलने वक्त इसको उलट देते हैं, तो उलट दीजिए, ऊपर चला गया साइन स्क्वायर थीटा बटा ए, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए हो गई। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है। अगर ये ऊपर रहता ये नीचे रहता तो आपका आंसर कॉट स्क्वायर आ जाती। ठीक है ना। अब आइए 61 क्या कहता है, 61 भी आपका डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, रेकरिंग वाला सवाल है। 61 को समझिए। 61 आपका है 0.5 पर बार है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन है 5/9, बी नंबर ऑप्शन है 1/2, सी नंबर ऑप्शन है 5/90 और डी नंबर ऑप्शन है 5/3। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है, जो क्वेश्चन है उसको x मान लीजिए, तो x बराबर हो गया आपको 0.5 पर बार है, मतलब 5 आते रहेगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, कै अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर, तो इसमें 1 अंक से गुना करके एगो 0 से, जय अंक पर रहेगा 1 पर उतना 0, यहाँ 1 अंक पर है ना, तो एगो 0 से 1 पर एगो 0 बैठे कितना होगा 10, तो इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करके ऊपर लिखिए। तो 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ गए, 1 अंक खसक जाएगा राइट साइड, तो ये 5.555 आते रहेगा ना। अब घटा देना है, तो 10x में से एगो x गया, 9x, इधर सब 0, तो इधर 5.00 हटाइए सब, यानी 9x बराबर आ गया 5, तो x बराबर 5/9। ऑप्शन ए सही है। फिर से समझ लीजिए, जो क्वेश्चन है उसको x मान लेना है, तो x बराबर 0.555 पर रेकरिंग का मतलब है 5 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जय अंक रिपीट होगा उतना 1 पर 0 बैठा दीजिए, तो यहाँ 1 अंक पर है तो एगो 0 बैठ जाएगा 1 पर, तो कितना हो गया 10, तो 10 से दोनों तरफ गुना करके ऊपर लिखना है, जो माने है उसके ऊपर लिखिए, ऊपर बस घटा देना है। तो 10x में से वो x गया, घटा के जो आएगा बस x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, मेरा आंसर आ जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 बस डायरेक्ट घात पे आधारित है। ठीक है ना, ये सब सवाल डायरेक्ट देखना है और बनाना है। 62 में कहता है कि बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 0 और डी नंबर है 3। बता दीजिए आंसर। घात क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर,
तो इसमें सबसे हाईएस्ट में पावर 1 है, में 0 है तो 0 1 2, सबसे ज्यादा पावर कितना है 2, यानी इसका घात 2 हो गया, ऑप्शन बी। घात जब भी आपको पूछेगा तो क्या देखना है, सबसे ज्यादा पावर जो होगा बहुपद में, जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ मैक्सिमम 2 है, इसलिए इसका घात हो गया 2। ठीक है, तो 62 का भी आंसर आपका क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आप ऐसे ही वीडियो के लास्ट तक बनेंगे तो आपको सारा क्वेश्चंस बनाने के तरीके भी मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटली फाइनली जो आगे हम लोग 62 तक कर चुके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 63 पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है कि √7 है कैसा संख्या, तो आपको पता ही तो अपर में संख्या होता है ना, तो आंसर हो गया इसका, ऑप्शन भी लिख दे क्या, ऑप्शन ए है परिमेय संख्या ए में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, मतलब एक अपरिमेय संख्या, सी नंबर ऑप्शन है प्राकृत संख्या, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा हो गया, √7 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, आप सभी को पता है ना। अगर रूट रह गया तो अपरिमेय, और रूट अगर हट गया हल करने के बाद तो परिमेय होती है। तो यहाँ पर √7 है, जिस नहीं निकलेगा 7 का वर्गमूल, यानी रूट है ही, तो इसका अपरिमेय संख्या है, मतलब 63 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए क्या कहता है, डायरेक्ट गुना पे आधारित सब है। आगे देखिए बहुत ही आसान सवाल सब दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर, ऑप्शन है x³ प्लस 2x स्क्वायर, बी नंबर है x² प्लस 2x, सी नंबर ऑप्शन है x³ और डी नंबर ऑप्शन है 1 प्लस 2x स्क्वायर। आंसर आपके सामने है, बता दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसका आंसर आपको जस्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, मिला लीजिए आंसर आप लोग। देखिए गुना कीजिए x से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x³ और -2 x इंटू एक्स, तो x², ये बाहर वाला से दोनों में गुना कर दीजिए, यही तो आंसर है आपका, x³ - 2x, सॉरी प्लस है तो प्लस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, क्या है ना, हाँ बिल्कुल, जिनका ऑप्शन ए है, ए वाले बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 65, अब 65 क्या कहता है, देखिए 28 और 72 का मौसम, 28 और 72 का, देखिए इसे बहुत ही आसान सवाल है, 28 और 72 का मौसा आपको बताना है। ऑप्शन है 28, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 4 और डी नंबर ऑप्शन है 2। तो इसका देखिए यहाँ पर कोई भी मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा भाग विधि से आप लोग बना लीजिए, आपका काम हो जाएगी। कैसे बनाते हैं, जो बउआ में सीखे तो वैसे ही बना लीजिए ना, 28 से भाग देंगे 72 का ना, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, 84 ज्यादा हो जाएगी ना। तो चलिए 3 से लगाते हैं, 3 से ज्यादा हो गया था ना, तो आप क्या करते हैं, अब 2 से लगाते हैं, तो 28 दूनी 56, घटाइए तो इसको 6 और इसमें से 6 1 16, अब 16 को इधर घेर देना है, 28 को इधर उतार देना है ना, फिर 16 दूनी 32, 2 से ज्यादा आता है तो एक मरतबे 16 लगाइए, तो घट के कितना आ गया बताइए, जल्द से जल्द 2 और 1 12, 12 को इधर घेरिए, 16 को इधर लाइए, फिर एक मरतबे 12, तो घट के आया 4, 4 को इधर घेरना है, 12 को इधर, तो 4 तिहाई 12, अब पूरे कट गया है, तो 4 आपका ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन आपका सी हो गया। मस्त ऐसे ही ना भगवान बनाए थे बच्चे, क्लास में ऐसे ही आपको सर सिखाए होंगे क्या, बस घेर के भाग देते चल जाना है, जो शेष आएगा उससे फिर भाग देना है इसको, फिर यहाँ वाला वहां जाएगा, फिर भाग देते जाना, जब शेष 0 आ जाएगा तो जिससे भाग दिए थे वही आपका मौसा हो जाती है। ठीक है ना, तो 65 का आंसर आपका 4 हो गया। जैसे आपको जल्दी बने, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव है तो हमें आंसर से मतलब है, तो जितना जल्द हो सके आप बना लीजिए। ठीक है, 65 तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 66, क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपको बस शून्यकों का योग पूछ रहा है, क्या पिछले दिन भी हम इस पर बना चुके हैं ना, और लाइव क्लास में तो इतने बहुत सारा कर चुके हैं।
ठीक है, जो आदमी नहीं देखे फर्स्ट डे एक बार पीछे वाला जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, 66 में बहुपद दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है कि शून्यकों का योग। क्या पूछ रहा है आपको? शून्यकों का योग पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका 66 में है ना, ऑप्शन है आपका 1, बी नंबर है -1, सी है 0 और डी नंबर है 2। तो चलिए बताइए, इसका आपको बता दें कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का बहुपद हो तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अब बटा में ए। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मतलब अंक नहीं है तो आप 1 समझ सकते हैं। तो ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -1 और सी का वैल्यू हो गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है फॉर्मूला? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का वैल्यू है -1 बटा ए का वैल्यू है 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बटा 1, मतलब ऑप्शन आपका 1 करेक्ट था। ठीक है ना, सूत्र याद रखना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b बटे ए, अल्फा इंटू बीटा c बटे ए होता है। ठीक है ना, 1 बटे रहेगा तो उल्टा चलना है। हालांकि इस पे सूत्र बहुत सारा पीछे लिखा भी दिए हुए। चलिए इसके लिए अल्फा प्लस बीटा एक सूत्र मिल गया -b बटा ए। अब नेक्स्ट सवाल है आपका 67, क्या कह रहा है देख लेते हैं। 67 जो है आपका 67, ये आपका कह रहा है, क्या कह रहा है 67 है √2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या होगी? ऑप्शन है √2, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर है 2 और डी नंबर है 2√2। तो चलिए आप इसको सरल कर लीजिए। देखिए स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाती है तो बच गया 2 माइनस ई वाला 2 यानी 0, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए कितना आसान सवाल सब है। अब 68 सवाल आपका क्या है, एक दे दिया है x प्लस वाई बराबर 3, दूसरा दे दिया है 3x माइनस 2y बराबर 4 का हल पूछ रहा है। इतना का हल आपको बताना है। ऑप्शन ए है x बराबर 2 y बराबर 1, बी नंबर ऑप्शन है x बराबर 1 y बराबर 2, सी नंबर ऑप्शन है x बराबर -1 और y बराबर 4 और डी नंबर ऑप्शन है x बराबर -1 और y बराबर -2। तो देखिए इस तरह के सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। पहले दोनों सवाल लिख लीजिए। पहला है x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा है 3x माइनस 2y बराबर 4। अब पहला को चेक करते हैं। तो पहला x का मान 2 और y का मान 1, मतलब x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1 रखना है दोनों में। ठीक है, 3 गुने x के जगह पर 2 और y के जगह पर 2 गुने y के जगह पर 1। ठीक है, इसको सरल करेंगे। अगर इधर आ गया जैसे 2 1 3, ये तो मिल रहा है, और इसको चेक कीजिए 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, मिल रहा है ना, आ गया ना। यानी लेफ्ट साइड में क्या करना है, x और y का मान रखेंगे। ठीक है, अगर x और y का मान अगर दोनों को संतुष्ट कर जाए, जैसे यहाँ x का वैल्यू 2 था तो 2 डाल दिया, y का मान 1, तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, इधर भी 3 और इधर भी 3 बराबर आ गया ना। इसमें भी देखिए 3 दूनी 6 माइनस 4 सॉरी 2, तो यहाँ 6 में से 2 गया 4 बराबर 4, दोनों तरफ बराबर आ गए ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी 68 का ये मिल गया। अगर ये नहीं होता, अगर ये दोनों तरफ बराबर, ये दोनों में से कोई में नहीं आता, तो दूसरा ऑप्शन को चेक करते। तरीका मिल गए। क्या करना है आपको, हर एक ऑप्शन में जो x और y का वैल्यू रहेगा दोनों क्वेश्चंस में डालेंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो वही आपका आंसर होगा। अगर एको गो में बराबर, मान लेते इसमें बराबर आ गया इसमें बराबर नहीं आया, तो कहेंगे कि यह ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा को फिर चेक करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन सही आने चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। तो 68 भी आपका फाइनली हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये रिजल्ट आपको काफी हेल्प मिलेगा, ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं 69। 69 जस्ट अभी ऊपर की तरह 66 की तरह, बस उसमें अल्फा प्लस बीटा पूछा था, इसमें अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, देख लेते हैं।
69 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 69 समझिएगा। बहुपद दे दिया है y² माइनस y माइनस 6 के कहता है शून्यक अल्फा और बीटा दे दिया है, तो आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगी। ऑप्शन है 6, बी नंबर है -6, सी नंबर है 1 और डी नंबर है -1। इसका तरीका आपको बता दिए थे अभी जस्ट, यानी ax² प्लस bx प्लस c टाइप का सवाल रहे, चाहे x के जगह पर y भी रह सकता है वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें y है, वेरिएबल कुछ भी रहे। तो अल्फा प्लस बीटा भी बताए थे -b/a, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। तो चलिए यहाँ पर आपको सवाल क्या दिया है, y² माइनस y माइनस 6, जहां अंक ना दिखाई दे 1 समझिए। तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -1, c का वैल्यू हो गया -6। तो आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है फॉर्मूला, c/a। तो c का वैल्यू है -6 बटा a का वैल्यू 1, यानी -6 आपका आंसर बी करेक्ट हुआ, है ना। आसानी से बन गया ना। बस ये 1-2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद बड़ी मजा आएगा क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो 69 हो गए। अब 70 क्या कह रहा है, 70 समझिएगा जरा गौर से। ओके, विविक्तर कह रहा है, इसी टाइप का सवाल है, ठीक है। विविक्तर आपको निकालना है। 70 क्वेश्चन नंबर 70 आपको बहुपद दे दिया है x² माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का विविक्तर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विविक्तर, मतलब विवेचक या विविक्तर एक ही बात है। ऑप्शन है 1225, बी नंबर ऑप्शन है 1500, सी नंबर ऑप्शन है -1225 और डी नंबर ऑप्शन है 1325। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का क्वेश्चन रहे तो विवेचक या विविक्तर को डी से सूचित करते हैं, और ये निकालने का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं तो 1 समझिए। तो देखिए a का वैल्यू कितना मिला 1, b का वैल्यू कितना मिला -5, c का वैल्यू कितना मिला -300। अब इस फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो b का वैल्यू -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू -300। अब सरल कर लीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25, आई माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 1200, आई 25 जुड़ गया तो 1225, 1225 प्लस में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 70 तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब 71 ये सब भी है, ठीक है ना। तो चलिए एक 71 भी देख ही लेते हैं हम लोग। सेवेंटी वन आपको समांतर श्रेणी दे दिया है √18, √50, √98, √162 ... इसका सार्वंतर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, सार्वंतर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन है 2, बी नंबर है 2√2, सी नंबर है 3 और डी नंबर है 2√3। तो देखिए पहले हम एपी लिखते हैं। 18 को आप लिख सकते हैं कितना, √18, √50, √98, √162, यही ना है। आप 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 2, तो 9 का वर्गमूल 3 यानी 3√2। 50 को लिख सकते हैं 25 गुने 2, है ना, तो 25 का वर्गमूल 5 और √2 रह गया। ये आपको उसी तरह 3, 5, ये अगला 7 यानी 49 गुने 2, तो 49 का वर्गमूल 7 और √2 सिस्टम में आ रहा है। देखिए 3√2, 5, 3, 5, 7, अगला ही आ जाएगा 9√2, है ना। तो आपको सर्वांतर डी कैसे निकलता है, दूसरका में से पहला घटा के, तो 5√2 और माइनस पहला 3√2, तो 5 गो √2 में से 3 गो √2 घट गया तो क्या गो बच गया, 2 गो √2, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट था। 71 में ऑप्शन कौन मिल गया, बी। देखिए इस तरह से कभी कभी सबको सरल कर लेना चाहिए, तब आपको वैल्यू मतलब लॉजिक लगाना है, ठीक है ना।
तो यहाँ से सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जो एपी दिया हुआ रहेगा ये दूसरका में से पहला घटा लेंगे, आपको सर्वांतर मिल जाएगी। ठीक है, तो 71 भी हो गया। और अब एक सवाल है, ठीक है, चलिए 71 तक आज हम लोग रहने देते, एक क्लास और चलेगी, उसके बाद आपका टोटल 100 तक क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 71 तक किया। ठीक है, 46 से लेकर के 46 से या 45 से लेकर के हम लोगों ने कितना कहाँ तक किया, 71 तक किया। तो नेक्स्ट डे क्या करना है, बस आज जो क्लास लगभग 1 घंटे आज भी चली, ठीक है ना, टाइम हो चुकी है लगभग, देख लेते हैं, हाँ 1 घंटे आपका टाइम हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत कमी है। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, जो बच गए क्वेश्चंस उसको करेंगे। बिल्कुल आप लोग समय से रहिएगा तो काफी अच्छे से मदद मिलेगी आपको। ये चैनल आपके हेल्प के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, जो जहां भी आपको डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 10 रोज आपका एग्जाम का बचा, 10 रोज भी अब कहाँ है आपके पास, ठीक है ना, तो जो समय बचा है उसमें आपको ये 5 सेट हम लोग करवाएंगे। ठीक है, जिसमें से 1 सेट कल खत्म हो जाएगी क्लियरली। ठीक है, जिसमें से हम लोग 71 तक पहुंच गए हैं, उसके बाद 4 सेट बच जाएगी, तो उसमें थोड़ा और लंबा समय देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे आज हम लोगों ने किया। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। ठीक है, और जो आदमी फर्स्ट डे है, ठीक है, तो वो पीछे वाले लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लेंगे, वहां से भी आपको बहुत सारे 10वां क्लास 10 आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में जा करके, तो वहां से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर एक क्लास का अलग अलग बनाया हुआ है, या लाइव क्लास भी बहुत सारे पीछे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, और सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आपको कोई परेशानी ना हो जब भी हम क्लास लाइव हो ये। ठीक है, या जब भी क्लास वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट डे, फिर क्वेश्चन नंबर 72 से आगे करेंगे। ठीक है, ओके।